हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गर्ग एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट को हम कितनी कैटेगरी में कितने वर्गीकरणों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे, थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे बुद्धि परीक्षण के इतिहास पर। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इट वॉज स्टार्टेड बाई बिने इन 1905 में बिने महोदय के द्वारा ये तैयार किया गया था। इसके बाद हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण किए, और भारत में जो बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1922 में C.H. राइस द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, सन को 1922 में C.H. राइस के द्वारा किया गया था। इन्होंने बिने परीक्षण जो बनाया हुआ था, जो बिने का परीक्षण था, उसको भारतीयों के अनुकूल तैयार किया था। ठीक है, कुछ बुक्स में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 1912 भी दे रखा है, लेकिन आप 1922 को ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भारत में इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट हुए। इसके बाद 1942 में डॉक्टर सोहनलाल के द्वारा इंटेलिजेंस टेस्ट कराए गए, डॉक्टर C.M. भाटिया के द्वारा इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिपेयर किए गए। साथ ही साथ अनेक नव मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, इंडियन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडियंस प्रिपेयर किए गए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देन फर्स्टली वी विल डिवाइड द इंटेलिजेंस टेस्ट इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड इज ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब बात आती है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये क्या होते हैं? इंडिविजुअल, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति पर प्रशासित किए जाने वाला टेस्ट, अर्थात ऐसा ये टेस्ट होता है, इसे सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति की मानसिक उपचार किया जाता है, लेकिन इस परीक्षण को करते समय हमें उस व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क बनाने पड़ते हैं ताकि वह हम पर विश्वास कर सके और अपनी समस्याओं को या अपनी कठिनाइयों को हमारे संग शेयर कर सके। इज इट क्लियर? अब बात आती है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इज फर्स्टली प्रिपेयर्ड बाय बिने। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट था वो बिने और साइमन के द्वारा तैयार किया गया था। इट वाज अ वर्बल टेस्ट। अभी हम आगे चल के बात करेंगे वर्बल टेस्ट क्या होता है। सेकेंड हम बात करते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की जो नीड हुई थी वो 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय इन टेस्ट की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि उस समय अमेरिका में सैनिकों की बड़ी मात्रा में भर्ती करनी थी और किस व्यक्ति को किस पोस्ट पर रखा जाए, इसके लिए ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार किया गया था अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, ये तो था हमारा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस टेस्ट को हम एक से अनेक व्यक्तियों पर एक ही समय में कंडक्ट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमारी समय की बचत सबसे अधिक होती है। अब बात करते हैं हम इंडिविजुअल टेस्ट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अभी शब्द आया था ना, वर्बल और लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। अब बात करते हैं इंडिविजुअल, वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट। ये क्या होते हैं? वर्बल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वर्बल शब्दों का प्रयोग, अर्थात ऐसे परीक्षण जिसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जिस व्यक्ति पर ये टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं उस व्यक्ति को उस भाषा का जानना अनिवार्य है। अगर वो उस भाषा को नहीं जानता है, इट मीन्स ही विल बी अनेबल टू कंडक्ट दैट टेस्ट। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन वर्बल टेस्ट, अर्थात ऐसे टेस्ट जिसमें किसी भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। ये नॉन वर्बल टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट की कैटेगरी में भी रखे जा सकते हैं, इसलिए समटाइम्स इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में आप चित्र के माध्यम से, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से बुद्धि का मापन कर सकते हैं। इट मीन्स वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। इंडिविजुअल के संग अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो ये हमारे व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण और व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण बन जाते हैं, लेकिन जब इसे हम ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं तो ये हमारे सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमें इनके अंदर कौन कौन से टेस्ट किस किस मनोवैज्ञानिक ने बनाए थे, इसका विशेष ध्यान रखना है।
अच्छा होगा अगर आप पेपर पेंसिल लेकर बैठ जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप ज़्यादातर सोचते हैं कि हमारे सामने अगर लिखा हुआ आता है तो हम आसानी से उसे कर सकते हैं। नहीं, आप लोग बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीएड और अदर क्लासेस, तो अगर आप सुनकर उसे हैंड प्रिपेयर्ड नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे याद तैयार भी होंगे और आपको आसानी से याद भी रहेंगे, क्योंकि अपना लिखा हुआ हम कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, अब हम बात जो कर रहे हैं, हमें एक टेबल बनानी है जिसमें हमने लिखना है सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट, और दूसरा नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट अर्थात अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। इसी तरह से हमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, शाब्दिक अर्थात वर्बल और अशाब्दिक अर्थात नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट। इस तरह से हमारे पास 4 कैटेगरीज तैयार हो जाएंगी। इन 4 कैटेगरीज में किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से टेस्ट बनाए और वो किसके लिए बनाए, उनकी क्या समय सीमा थी, वह किस चीज़ का मापन करते थे, किस आयु वर्ग के लिए बनाए गए थे, हम इसके विषय में गहन अध्ययन करेंगे। तो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनको आपको हाईलाइट करके चलूँगी, नोट करते रहिएगा। सबसे पहले हम टेस्ट का नाम लिखेंगे, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में आ जाते हैं। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट के अंदर हम 3 टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो 3 टेस्ट हैं, इन्हें आप चाहें तो नोट कर लीजिए। बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण, Binet-Simon intelligence test is also called. Second, Stanford-Binet test या Stanford-Binet scale, and next one is a Wechsler-Vallée intelligence test. Wechsler-Vallée intelligence test. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द Binet-Simon इंटेलिजेंस टेस्ट। ये Binet-Simon का जो इंटेलिजेंस टेस्ट था, इट वॉज द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। हु? Binet-Simon इज द अनदर साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सॉरी। हाँ, तो जो बिने महोदय थे, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड बिने था। ये फ्रांस और पेरिस के रहने वाले थे। फ्रांस में जब सरकार ने देखा कि उनकी प्राथमिक कक्षाओं में, इट मीन्स प्राइमरी क्लासेस में, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में फेल हो रहे हैं, तो उन्हें बहुत चिंता हुई और उन्होंने फेल होने के कारण का पता लगाने के लिए अल्फ्रेड बिने को आमंत्रित किया। वह एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एक परीक्षा तैयार की कि जो मंदबुद्धि बालकों के लिए थी, कि जिससे ये पता लग सकता था कि कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कारण क्या है। तो इन्होंने जो टेस्ट प्रिपेयर किया था, इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर 3 to 13 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो कुछ लोग कहते हैं 3 to 15 ईयर्स बुक्स में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में आता है तो आप दोनों ऑप्शन में तो ऑन नहीं आएंगे, जो भी ऑप्शन आएगा आप उसे ऑप्ट करिएगा, ठीक है। अब बात आती है 1905 में इन्होंने सबसे पहले अपना ये टेस्ट हमारे सामने प्रकाशित किया, लेकिन और उस टेस्ट में इन्होंने 30 क्वेश्चंस रखे थे। जब इन्होंने ये टेस्ट पब्लिश किया, दैट टाइम इट हैज़ 30 क्वेश्चंस, बट आफ्टर दैट ही प्रेजेंट अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस टेस्ट इन 1908 में रिवाइज्ड एडिशन इन्होंने प्रेजेंट किया, एंड दैट टाइम इट हैज़ 59 क्वेश्चंस, but he was not satisfied his previous test, so he present this test in 1911. 1911 में इन्होंने फिर से उसमें अमेंडमेंट, संशोधन किया और हमारे सामने प्रस्तुत किया। यह बुद्धि मापन का पहला परीक्षण था। अब सेकंड बात करते हैं हम स्टैनफोर्ड बिने स्केल। स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो तैयार किया गया था वो सिरिल बर्ट के द्वारा, डॉक्टर सिरिल बर्ट के द्वारा और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये टेस्ट तैयार किया गया था। ये जो टेस्ट था, इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर 2 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। 2 वर्ष से लेकर लगभग 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये परीक्षण तैयार किया गया था और लगभग 1916 में इट वॉज प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट किया गया? क्योंकि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम बिने-साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, इसलिए उन्होंने बिने-साइमन के इंटेलिजेंस टेस्ट में संशोधन करके स्टैनफोर्ड बिने स्केल हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जो परीक्षण था मैंने तीसरा बताया था, वेशलर-वैलेव्यू बुद्धि परीक्षण। इनके आपके शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको याद रखनी है, WVIT, वेशलर-वैलेव्यू इंटेलिजेंस टेस्ट।
अब आप सोच रहे होंगे वेस्लर वेलेव्यू इज द नेम ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, बट नहीं, वेस्लर वेलेव्यू साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं था, साइकोलॉजिस्ट का नाम था डेविड वेस्लर। और इन्होंने 1939 में ये जो टेस्ट था इसे प्रिपेयर किया था। और अब बात आती है जो फिर वेलेव्यू क्या है। अब आप सोच रहे होंगे जब वेस्लर वेलेव्यू नाम नहीं है तो वेलेव्यू है क्या, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज वेलेव्यू। तो वेलेव्यू इज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल। ये न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल था जिसमें कि डेविड वेस्लर एक मनोचिकित्सक थे। अब ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम स्टैनफोर्ड बिने स्केल। अभी तक तो जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल बनाया गया था वो बिने साइमन के टेस्ट से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन वेस्लर वेलेव्यू स्टैनफोर्ड बिने स्केल से भी संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए इन्होंने अपना एक नवीन बुद्धि परीक्षण तैयार किया। ध्यान रखिएगा, वेस्लर इज द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड वेलेव्यू इज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क वेयर ही वॉज वर्किंग। अब बात आती है कि इनका जो अध्ययन का क्षेत्र था वो क्या था। इन्होंने जो अपना टेस्ट कंडक्ट किया था वो विशेष तौर से अपराधी बालकों के ऊपर, मंदबुद्धि और इलिटरेट बच्चों के ऊपर के लिए तैयार किया था। और इनकी जो एज ग्रुप था वो 5 to 15 ईयर्स के बच्चे थे। ठीक है, 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए तैयार किया। इन्होंने अपना जो टेस्ट था इसके बाद जो प्रेजेंट किया वो 1949 में किया और यह बच्चों के लिए तैयार किया गया। इसका जो नाम था वो था वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड। ध्यान दीजिएगा, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड। एंड 1955 में उन्होंने फिर एक परीक्षण फिर से बनाया, बुद्धि के ऊपर ही बनाया क्योंकि हम बुद्धि परीक्षणों की बात कर रहे हैं। और ये जो परीक्षण बनाया था ही प्रिपेयर्ड फॉर एडल्ट्स। अब जो इन्होंने बनाया था वो एडल्ट्स के लिए बनाया था, वयस्कों के लिए बनाया था, इसलिए इसका नाम रखा था इन्होंने वेस्लर एडल्ट्स इंटेलिजेंस स्केल, WAIS। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे फिर से रिपीट कर सकूं या उसमें कुछ संशोधन कर सकूं। आगे हम बात करते हैं, ये थे हमारे इंडिविजुअल वर्बल या लैंग्वेज टेस्ट। इसमें हमें भाषा का प्रयोग करना था। हाँ, एक और चीज़ वेस्लर वेलेव्यू टेस्ट में आपको ध्यान रखने की, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें कितने परीक्षण थे, इसमें कितने इन्होंने टेस्ट बनाए थे। तो इन्होंने इसमें 6 ओरल टेस्ट बनाए थे और 5 इन्होंने इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट बनाए थे। यानी कि जो 6 परीक्षण थे वो इनके शाब्दिक थे और 5 परीक्षण इसमें इनके परफॉर्मेंस या क्रियात्मक थे। ठीक है, अब हम आगे चल के जो बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं इंडिविजुअल टेस्ट चल रहे हैं जिसमें हमारे शाब्दिक हो चुके हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट में हम जो दूसरे शुरू करेंगे वो है हमारे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि अशाब्दिक अर्थात जिसमें हमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जिसमें हमें भाषा का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि यहाँ जो हमें ये टेस्ट करना है वो किसी चित्र के माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से या अपनी मेमोरी के माध्यम से प्रेजेंट करना है। तो ये जो आप फिर से इसी से क्लियर हो जा रहा है, तो इसमें हमारे आ सकते हैं पिक्चर ड्राइंग टेस्ट, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट अर्थात चित्र की पूर्ति करना, ऑब्जेक्ट असेंबल वस्तुओं को असेंबल करना, संयोजन करना। इस तरह के टेस्ट हमारे इंडिविजुअल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत आएंगे। इसमें हम जो सबसे पहला टेस्ट पढ़ने जाएंगे वो है पोर्टिस मेज टेस्ट, जिसे हम पोर्टिस भूल भुलैया परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिए, मेज अर्थात भूल भुलैया। आपको ध्यान होगा जब हम छोटे हैं, बल्कि अभी भी हमारे न्यूज़पेपर में एक तो सुडोकू निकलता है, एक सुडोकू के संग एक भूल भुलैया निकलती है, एक मेज निकलती है, जिसमें कहते हैं रास्ते से एक हमें रास्ता खोजना होता है कि हम बीच से शुरू हुए और हमें या तो सेंटर में पहुंचना होता है या सेंटर से शुरू हुए हमें उसके बाहर निकलना होता है। उसी तरह की एक मेज इन्होंने तैयार की थी, मेज यानी कि भूल भुलैया। हाँ, कहते हैं ना भूल भुलैया में खो गए, जो रास्ते से निकल पाएगा सही से वही अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा। उसी तरह की पोर्टिस ने एक मेज तैयार की थी एंड इट वाज प्रिपेयर्ड इन 1924 1924 में इन्होंने ये तैयार किया था 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इस परीक्षण में करना क्या होता था, आपको फिर से रिमाइंड करिए, पेपर पर एक भूल भुलैया बनी होती है, आपको पेंसिल उस पर रखनी है, एंटर करना है और दूसरे रास्ते से बाहर निकलना है, लेकिन शर्त ये होती है कि आपको पेंसिल कहीं भी उठानी नहीं है। इस तरह से इस
परीक्षण में जो बच्चा जितनी तेज़ी से उस मेज से निकल जाता है वह उसकी बुद्धि का उतना ही अच्छा मापन या उतना ही तीव्र बुद्धि बालक कहलाता है। सेकंड जो हम इस टेस्ट में बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं हम इसे। अब ये किसने प्रिपेयर किया था? भाटिया नाम से ही पता चल रहा है, इनका मतलब है कि कोई भारत का ही व्यक्ति है क्योंकि भाटिया लगा हुआ है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट इज प्रिपेयर्ड इन यूपी बाय द डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में यूपी की मनोवैज्ञानिक शाला में यह टेस्ट प्रिपेयर किया था। इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए इन्होंने लगभग 900 बच्चों के ऊपर इस टेस्ट को पहले प्रयोग किया और अंत में 5 ऐसे परीक्षण निकाले जिनके माध्यम से बुद्धि का मापन किया जा सकता था। इट मीन्स ही यूज्ड 5 सब टेस्ट इन हिज परफॉर्मेंस टेस्ट। अब ये 5 सब टेस्ट कौन से हैं? पहले इन्हें आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, फिर आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोज ब्लॉक टेस्ट। कोज ब्लॉक टेस्ट। सेकंड हम बात करते हैं अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। थर्ड हम बात करते हैं पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, तात्कालिक स्मृति परीक्षण। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिक्चर कंस्ट्रक्शन, चित्र रचना परीक्षण। इस तरह से इन्होंने ये 5 परीक्षण इसके अंदर बनाए। अब थोड़ा थोड़ा सा इन 5 परीक्षणों पर एक नज़र डालेंगे क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट है वो कैसा है, इंडिविजुअल है, ग्रुप है। फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है वर्बल है या नॉन वर्बल है। थर्ड क्वेश्चन बनता है कहाँ बनाया, फिर कब बनाया, फिर इसमें कितने सहायक परीक्षण है, इसके कितने सब टेस्ट हैं। या फिर ये पूछ लेते हैं कॉज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट का प्रयोग किसने किया। तो अब हम बात करते हैं कॉज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। कॉज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट कॉज के द्वारा तैयार किया गया था, 1923 में तैयार किया था। इनका नाम था SC कॉज और इन्होंने 1923 में ये टेस्ट प्रिपेयर किया था। इस टेस्ट में इन्होंने लकड़ी को यूज़ किया था। लकड़ी के 1-1 इंच के ब्लॉक्स होते थे और उनको इन्होंने अपनी इस बैटरी में यूज़ किया था। अब भाटिया महोदय ने क्या किया? भाटिया ने कोज ने 17 ब्लॉक्स के डिज़ाइन बनाए थे जिसमें से इन्होंने 10 जो कार्ड्स थे उनका प्रयोग किया था अपने टेस्ट में, यानी कि उसमें से उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था कि उन्हें 17 ब्लॉक डिज़ाइंस यूज़ ना करके 10 ब्लॉक डिज़ाइन ही यूज़ करने हैं। इसमें क्या होता था, जो कार्ड होते थे उन पर डिज़ाइन बने होते थे और डिज़ाइन को देखकर गुटकों पर वैसा ही डिज़ाइन बनाना होता था। लकड़ी के ब्लॉक्स होते थे, बॉक्स, उनको वैसा ही डिज़ाइन प्रिपेयर करना होता था। सेकंड बात करते हैं अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट किसने बनाया होगा? सीधी सी बात है, अलेक्जेंडर ने बनाया होगा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने बनाया था, ये 1932 में बनाया था। ठीक है, 1932 में बनाया था। इसमें भी भाटिया जी ने इनके इस परीक्षण को भी अपनी बैटरी में यूज़ किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकृति चित्रण परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। अब ये जो पैटर्न ड्राइंग, ऊपर के दोनों टेस्ट थे वो भाटिया जी ने बोरो किए थे, एक तरह से कोहस ब्लॉक से भी लिए थे और अलेक्जेंडर जी से भी लिए थे। लेकिन ये जो तीसरा टेस्ट था इन्होंने खुद प्रिपेयर किया था, अपने आप बनाया था। इसमें इन्होंने 8 कार्डों का पर डिज़ाइन बनाया था और बिना पेंसिल उठाए उस डिज़ाइन को उन्हें बनाना होता था जिस पर भी ये टेस्ट इन्हें कंडक्ट करना होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इमीडिएट मेमोरी टेस्ट। अब बात आती है जो इमीडिएट मेमोरी टेस्ट है, अर्थात आपकी मेमोरी की, आपकी स्मृति का तुरंत ही परीक्षण करना है। इसमें क्या होता था, बच्चे के सामने कुछ अंक बोले जाते थे और बच्चा उसे तुरंत ही दोहराता था। ये देखना होता था कि बच्चा कितनी तेज़ी से और कितने समय तक उस चीज़ को याद रख सकता है। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे 5th टेस्ट की, चित्र रचना परीक्षण, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। 5वां टेस्ट था, इन्होंने बनाया था, किसने बनाया था? वेरी गुड, CM भाटिया जी ने बनाया था, 1955 में बनाया था, यूपी में बनाया था। अब जो इनका 5वां टेस्ट था वो था कि उन्हें चित्र की रचना करनी है। अब ये जो चित्र की रचना करनी थी इसमें इन्होंने कुल 5 विषय रखे थे, 5 सब्जेक्ट्स पर हम चित्र बना सकते थे। ऑल सब्जेक्ट्स वर रिलेटेड फ्रॉम द रूरल लाइफ,
ग्रामीण जीवन से संबंधित थे। इसमें क्या करना था, चित्र के टुकड़ों को जोड़ना होता था। कैसे जोड़ना होता था, इसमें लगभग 2, 4, 6, 8, 12 के टुकड़े बने होते थे और एक चित्र में देखकर बच्चों को उन टुकड़ों को आपस में जोड़कर उस चित्र को बनाना पड़ता था। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पास भी ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं, वो टूटे हुए होते हैं, उनसे हट्स बनाना है, हाँ उनसे कोई सीनरी बनाना है, उससे कोई पेट बनाना है, इस तरह के, इसी तरह का इनका ये परीक्षण था। आई होप आपको ये सारे परीक्षण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाँ, अब हम आगे बात कर रहे हैं मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट। जो मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट था, ये भी मेरिल पामर के द्वारा बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट मेरिल पामर के द्वारा बनाया गया था और इसमें जैसे कि मालूम पड़ रहा है ब्लॉक बिल्डिंग, यानी कि ब्लॉक से बिल्डिंग बनानी है, हाँ गुटकों से एक बिल्डिंग बनानी है, तो वही इसमें करना होता था। लेकिन ये जो टेस्ट था वो छोटे बच्चों के लिए था, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए, और छोटे इट मीन्स 13 मंथ से लेकर 5.5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ये टेस्ट इन्होंने प्रिपेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम जो इसमें बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं फॉर्म बोर्ड टेस्ट की। अब जो फॉर्म बोर्ड टेस्ट है, आकार फलक परीक्षण, ये जो आकार फलक परीक्षण है ये सेंगुइन और गोडार्ड महोदय के द्वारा बनाया गया था। सेंगुइन का नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेकंड ईयर में भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा। जब हम विशिष्ट बच्चों की बात करेंगे, जब हम मंदबुद्धि बच्चों की बात करेंगे तो वहाँ पर सेंगुइन महोदय का नाम आएगा, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट साइकेट्रिस्ट हु यूज्ड द वर्ड मेंटली रिटार्डेड। इन्होंने इडियट्स नाम की एक बुक लिखी थी और वो मानसिक मंद बच्चों के विषय में ही इसमें वर्णन किया था, और मानसिक मंद बच्चों के लिए ही इन्होंने ये टेस्ट बनाया था। इसमें क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, लकड़ी के बोर्ड पर कुछ ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़े बने होते हैं, मतलब शेप्स बने होते हैं, उनमें होल होता है उन ज्योमेट्रिकल शेप्स का, और उसी शेप के लकड़ी के ब्लॉक्स बने होते हैं। बच्चों को क्या करना होता है, उन ब्लॉक्स को शेप के अकॉर्डिंग उसमें सेट करना होता है। देखना होता है कि बच्चा स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल को कितनी आसानी से उनके ओन शेप में सेट कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ इंडिविजुअल नॉन वर्बल या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को भी हमने 2 भागों में बांट लिया था। नंबर 1 शाब्दिक, नंबर 2 अशाब्दिक। अब शाब्दिक की बात करते हैं। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है समूह में किए जा रहे हैं वो क्या है। इसमें सबसे पहले हम टेस्ट के बारे में जानेंगे। इसमें हम कौन कौन से टेस्ट पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्मी अल्फा टेस्ट, सेकंड पढ़ेंगे आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट, थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे सोहनलाल इंटेलिजेंस टेस्ट, और फोर्थ हम इसमें पढ़ेंगे टर्मन मेंटल ग्रुप एबिलिटी टेस्ट, टर्मन मेंटल एबिलिटी ग्रुप टेस्ट। ये हम 4 टेस्ट इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण की। आर्मी अल्फा जिस AAT मैंने पहले ही बताया था, जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे वो प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ हुए थे। 1914 से 1918 के बीच में ये बने थे। और क्यों बने थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सेना में बहुत सारे व्यक्तियों का चुनाव करना था और उनको चुनाव किस किस पद पर किया जाए, इस बात को ध्यान में रखकर आर्मी अल्फा टेस्ट तैयार किया गया था। अब ये सामूहिक शाब्दिक है, तो अर्थात इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दोज पर्सन्स हु नो इंग्लिश। जो व्यक्ति इंग्लिश जानते थे, ये टेस्ट उनके लिए तैयार किया गया था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की कमेटी ने इस टेस्ट को तैयार किया था और इस टेस्ट में कुल 8 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 8 भाग हैं। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे रॉबर्ट एम यार्क्स। रॉबर्ट एम यार्क्स कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, और इसके साथ साथ इनके संग जो भी मनोवैज्ञानिक लगे हुए थे बुद्धि परीक्षण बनाने में वो थे ओटिस महोदय। ओटिस ऑथर ये सबसे ज़्यादा फेमस थे। इनके साथ साथ टर्मन और गोडार्ड आदि ने मिलकर आर्मी अल्फा परीक्षण बनाया। ध्यान दीजिएगा, भी एक परीक्षण जब हम नॉन वर्बल में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखना, AAT आर्मी अल्फा ग्रुप वर्बल, ठीक है। सेकंड हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट। आर्मी जर्नल
वर्गीकरण परीक्षण, जो आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षा है, इट वाज आल्सो प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये पहला तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तैयार किया गया। दूसरा जो परीक्षण बनाया गया था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो आपकी नौसेना होती है उसमें सैनिकों की भर्ती करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। थर्ड जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं सोहनलाल बुद्धि परीक्षण। सोहनलाल बुद्धि परीक्षण जो बनाया गया था वो डॉक्टर सोहनलाल के द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। इन्होंने ये जो परीक्षण बनाया था इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर 11 ईयर्स एज चिल्ड्रन, 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया था और उसके द्वारा यह परीक्षण, ये जो परीक्षण था ये एक समूह पर कंडक्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट हम बात जो करने जा रहे हैं वो है हमारा टर्मन मेंटल एबिलिटी ग्रुप टेस्ट, टर्मन मानसिक योग्यता समूह परीक्षण। ये जो प्रिपेयर किया गया था टर्मन जी के द्वारा तैयार किया गया था। इट वाज बेस्ड ऑन आर्मी अल्फा टेस्ट, इसका जो आधार था वो था आर्मी अल्फा टेस्ट और यह 1920 में तैयार किया गया था। ध्यान रखिएगा, आर्मी अल्फा वाज प्रिपेयर्ड इन 1914 टू 1918 बट टर्मन मेंटल एबिलिटी ग्रुप टेस्ट was prepared in 1920 and it was based on आर्मी अल्फा टेस्ट। इस टेस्ट में कुल मिला के 10 पार्ट्स थे। उन 10 पार्ट्स को इन्होंने 35 मिनट्स के अंदर इसका टाइम ड्यूरेशन रखा था और स्पेशली ये जो टेस्ट तैयार किया गया था 7 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया था। अब आता है इसमें कितने क्वेश्चन थे, तो इस टेस्ट में 185 क्वेश्चंस रखे गए थे। इस तरह से ये हमारे हुआ टर्मन मेंटल एबिलिटी ग्रुप टेस्ट। अब हम इसमें जो दूसरा टेस्ट बात करने हैं वो चल रहा है हमारा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता यानी कि सिंपल मेंटल एबिलिटी टेस्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1963 बाई डॉक्टर एस जलोटा। डॉक्टर एस जलोटा ने 1963 में 1963 में यह तैयार किया था और इट हैज़ 100 क्वेश्चंस। इस पेपर में 100 प्रश्न थे और उन प्रश्नों में 7 प्रकार के प्रश्न इसने रखे थे। इसके जो सब टेस्ट थे वो 7 थे। ध्यान रखिएगा, कोई भी टेस्ट किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, चाहे नाम देखकर, सपोज ऐसे करके पूछ सकते हैं साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किसने बनाया या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। किसी भी तरह से आपका किसी भी टेस्ट से प्रश्न उठाया जा सकता है। ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली फॉर बीएड स्टूडेंट्स, इवन देन आपके टेट में, सी टेट में, यूपी टीजीटी पीजीटी में किसी भी तरह के शिक्षा से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी 4th और लास्ट कैटेगरी है। आपको पता होगा वो 4th एंड लास्ट कैटेगरी हमारी कौन सी है। वेरी गुड, वो है हमारी ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को भी हम कई सारे टेस्ट इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने काम किया और बहुत सारे टेस्ट बनाए। हालांकि टेस्ट अब भी बन रहे हैं लेकिन हम जो फिलहाल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को फोकस कर रहे हैं। तो इसमें हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे आर्मी बीटा परीक्षण। मैंने आपको बताया था आर्मी अल्फा, याद रखिएगा क्योंकि इससे मिलता जुलता नाम आपको दोबारा से सुनने को मिलने वाला है और वो है आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण नॉन वर्बल टेस्ट है, अशाब्दिक परीक्षण है, ग्रुप टेस्ट है। ग्रुप टेस्ट जरूर है लेकिन ये है अशाब्दिक परीक्षण है। अब ये जो परीक्षण था, जब आपने सोचा जब आर्मी अल्फा बना लिया तो आर्मी बीटा की क्या ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों को ही सेना में भर्ती नहीं करना था, उन्हें ऐसे व्यक्तियों को भी सेना में भर्ती करना था जो इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड और स्पीक इंग्लिश, अदर कंट्रीज़ के थे। इसलिए उनको भी जब सेना में भर्ती करने की आवश्यकता हुई तो इन्होंने आर्मी बीटा इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार किया। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि ये टेस्ट स्पेशली उन व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया था जो या तो अशिक्षित थे या फिर इंग्लिश भाषा को नहीं जानते थे। ठीक है। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट टेस्ट की, वो है हमारा पिगन
नॉन वर्बल टेस्ट अर्थात अशाब्दिक परीक्षण। ये पिगन महोदय के द्वारा बनाया गया था। पिगन जो महोदय थे वो इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने इस टेस्ट के अंदर अपने 4 सब टेस्ट बनाए थे। 4 सब टेस्ट कौन से थे, ध्यान दीजिए। नंबर 1 समानता, सिमिलैरिटी। नंबर 2 विभिन्नता, डिसिमिलैरिटी, या हम ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सादृश्य यानी कि उसके जैसा, एनालॉजी। और लास्ट इज सीरीज अर्थात क्रम। इन 4 परीक्षणों को पिगन ने अपने टेस्ट में यूज किया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शिकागो अशाब्दिक परीक्षण। शिकागो अशाब्दिक जो परीक्षण था यह लगभग 6 ईयर से लेकर एडल्ट तक के व्यक्तियों के लिए बनाया गया था। ध्यान दीजिए, 6 वर्ष से लेकर प्रौढ़ों के लिए ये तैयार किया गया था, लेकिन इट वाज बेस्ट यूज्ड फॉर 13 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये ज़्यादा ही उपयोगी सिद्ध हुआ। अब ये जो परीक्षण था विशेष तौर से अधिक आयु की जो व्यक्ति थे उन पर इतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ जितना कि कम आयु के व्यक्तियों पर हुआ था। नेक्स्ट अब और इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिए, गुड एनफ मनुष्य कर्षण परीक्षण। बहुत आता है ये परीक्षण। गुड एनफ जिसे इंग्लिश में ड्रॉ ए मैन टेस्ट, मनुष्य कर्षण, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। ड्रॉ यानी कि ड्राइंग करना, मैन यानी कि आदमी को, टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या करना है, गुड एनफ महोदय ने बनाया। अब ये गुड एनफ महोदय मैं बोल रही हूँ, जबकि मुझे बोलना है महोदया, बिकॉज गुड एनफ वॉज द लेडी। यह एक महिला मनोवैज्ञानिक थी और इन्होंने ये जो टेस्ट बनाया था इसका जो उद्देश्य था वो मनुष्यों के रुझान को जानना था, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। इट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1926 में ये टेस्ट बनाया गया। और विशेष तौर से ये जो टेस्ट बनाया गया था वो 3.5 से लेकर 13.5 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया था। अब इसमें करना क्या होता था, इसमें बच्चे को पेपर पर चित्र बनवाया जाता था। अब चित्र क्या बनवाना है, इसमें पहले इसको जेंट्स का फोटो दिखाया, फिर उसको जेंट्स बनाने के लिए कहा गया। जब बच्चे ने पुरुष को बना लिया तो उसके समझ में आ गया कि ये पुरुष या जेंट्स है। इसी तरह से उसको महिला का चित्र बनाना होता था या फिर सेल्फ। तो इस तरह से इन्होंने अपने इस टेस्ट के 3 सब टेस्ट रखे थे, 3 इसके मेजरमेंट रखे थे। मेल इवैल्यूशन, सेकंड फीमेल इवैल्यूशन और थर्ड इज सेल्फ इवैल्यूशन। अर्थात बच्चे को 3 चित्र पुरुष, स्त्री और अपने बनाने होते थे। यह टेस्ट जो था किसी भी तरह की कल्चर से फ्री था और इस टेस्ट का जो विश्वसनीयता सूचकांक था, विश्वसनीयता गुणांक और वैधता थी, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इसकी जो विश्वसनीयता थी वो लगभग 68 से लेकर 90 के बीच में थी तथा इसकी जो वैधता थी वो लगभग 50 थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं ड्रॉ मैन टेस्ट किसने बनाया, किस उम्र के लिए बनाया, कब बनाया। एक और विशेष बात इस टेस्ट की, ये जो परीक्षण है इट इज़ ऑल्सो पेपर पेंसिल परीक्षण। पेपर पेंसिल क्योंकि यहाँ पर पेपर पर पेंसिल से मैन, वीमेन या सेल्फ को ड्रॉ करना होता था, इसलिए यह पेपर पेंसिल परीक्षण है। अशाब्दिक है, लेकिन अशाब्दिक के साथ साथ यह अपने आप में एक पेपर पेंसिल परीक्षण भी है। नेक्स्ट हम बात जो करने जा रहे हैं वो है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है, यह रेवेन जी द्वारा बनाया गया था, जेसी रेवेंस द्वारा बनाया गया था और ये टेस्ट 1936 से 1938 के मध्य बनाया गया था। ध्यान दीजिए, 1936 से 1938 के मध्य बनाया गया था। रेवेंस जो थे ये ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे, वहाँ के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने इस टेस्ट को 3 रूपों में हमारे सामने प्रेजेंट किया। अब बात आती है वो 3 रूप कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। पहला जो इनका रूप है वो है मानक प्रगतिशील मैट्रिक्स। मानक प्रगतिशील मैट्रिक्स जो बनाई थी ये वयस्कों के लिए तथा 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इन्होंने बनाया था। इसमें 60 मैट्रिक्स होते थे जो 5 भागों में विभाजित होते थे। इसका मतलब 5 को अगर हम 60 को हम 5 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या होता है, एक सेट में 12 मैट्रिक्स
आ जाते हैं। इस तरह से जो टेस्ट था वो 6 ईयर से लेकर प्रौढ़ तक के लिए बनाया गया था। कुल 5 सेट थे और कुल 60 क्वेश्चंस थे। एक सेट में 12 मैट्रिक्स या क्वेश्चंस थे। सेकंड जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसमें हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की। एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये जो बनाई गई थी ये 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों की माप के लिए बनाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जो एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स थी, ध्यान दीजिए गलत हो गया था, जो एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स थी वो 11.5 वर्ष से लेकर लगभग 40 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाई गई थी। इसे हम उच्चतर प्रगतिशील मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें 2 सेट थे और ये जो 2 सेट्स थे इस तरह से 12-12 की 2 मैट्रिक्स इसमें थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो बनाई गई थी ये बनाई गई थी आपकी लगभग 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो कलर्ड मैट्रिक्स थी वो 4 वर्ष से लेकर लगभग 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रिपेयर की गई थी। अब अगला जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें वो हम बात कर रहे हैं कैटल कल्चर फ्री परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। अर्थात ये जो परीक्षण था कैटल के महोदय के द्वारा बनाया गया था। आरबी कैटल का नाम हमने इससे पहले बुद्धि के सिद्धांतों में पढ़ा है। इन्होंने दी थी फ्लूइड एंड क्रिस्टल, ठोस और तरल बुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने अपना ये जो टेस्ट बनाया था वह किसी भी संस्कृति से संबंधित नहीं था, अर्थात संस्कृति से मुक्त परीक्षण था। और इस परीक्षण को इन्होंने 3 वर्ग में विभाजित किया था। तो इस फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ बुद्धि परीक्षण जिसे हमने आज डिस्कशन किया है। और इसमें एक टेस्ट और ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लेते हैं पीपीपीटी, पिंटर पैटरसन टेस्ट। पिंटर पैटरसन टेस्ट जो ये है ये पिंटर एंड पैटरसन द्वारा बनाया गया था। पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट पिंटर पैटरसन द्वारा बनाया गया था, 1917 में बनाया गया था। और यह जो टेस्ट था वो 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रिपेयर किया गया था। इस टेस्ट में क्या था, इसमें 15 फॉर्म के बोर्ड होते थे और उस पर उसी तरह से बच्चे को परफॉर्मेंस करना होता था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ टेस्ट जिनके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा, बहुत डेप्थ में नहीं गए। उसके बाद भी ये वीडियो हालांकि बहुत लेंदी हो गई है, पर अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे और सुन लेंगे, अगर साथ में नोट्स भी बना लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। हाँ, हम बात कर रहे थे, ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो एक नज़र डालेंगे यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पर और डाल के इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले पर्पज़ ऑफ द सिलेक्शन, किसी चीज़ का जब हमें चुनाव करना होता है किसी व्यक्ति का किसी कार्य के लिए, तो हम बुद्धि परीक्षण का यूज़ कर सकते हैं और सही व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लासिफिकेशन, व्यक्तियों का क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण करने के लिए कि कौन सा बच्चा तीव्र बुद्धि है, कौन सा बच्चा मंद बुद्धि है, कौन सा बच्चा सामान्य बुद्धि है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोशन, बच्चे को प्रमोशन करने के लिए, उन्नति करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस बच्चे को हम प्रमोट कर सकते हैं और किसको हमें क्लास में रोकने की आवश्यकता है। यह भी हमें बुद्धि परीक्षण के माध्यम से पता चलता है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं फॉर नोइंग द वंस पोटेंशियलिटी, हमें पता चलता है कि व्यक्ति की कितनी क्षमता है, कौन सा व्यक्ति कितनी कठिनाई स्तर तक का कार्य कर सकता है, कितनी कठिन समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, वह भी हमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पता चलती है। अभी हमने बात कर ली इनकी यूजेस की, इनकी इंपॉर्टेंस की, हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में हम अगर बात करते हैं तो जो बुद्धि परीक्षण है इसमें कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि जब व्यक्ति को पता चल जाता है वो किस बुद्धि स्तर का है तो उसके अंदर कभी कभी हीन भावना भी आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला उसके संग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा किए गया जो मापन है वो हमेशा 100% सही नहीं होता, क्योंकि सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में जितने भी शोध हो रहे हैं वो व्यक्ति के व्यवहार पर हो रहे हैं और व्यक्ति का व्यवहार क्या है, परिवर्तनशील है। इसलिए इन्हें हम 100% वैध और विश्वसनीय नहीं कह सकते हैं। साथ ही साथ जब हम व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण कर रहे हैं, उसका बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, तो अलग अलग सिचुएशन में व्यक्ति अलग अलग तरह की क्रियाएं करता है, इसलिए उसके द्वारा जो रिजल्ट आते हैं उनमें भी
वेरिए होते हैं, उनमें भी भिन्नता होती है। इस तरह से फिर भी काफ़ी हद तक हमें बच्चों को जानने में, उनकी आवश्यकताओं को पहचानने में, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने में हमें बुद्धि परीक्षण सहायता प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर एक छोटा सा नहीं बल्कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है। ओरल है, इसलिए आपको पेपर पेंसिल लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये ऑडियो चैनल चल रहा है ये अभी तक ऑडियो ही चल रहा है, इसमें वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। फिर भी आप लोगों का सहयोग मुझे बराबर मिल रहा है। आपके इस सहयोग के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आगे अपनी वीडियो बनाने के लिए अच्छे से और प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ, उसमें सुधार करने की कोशिश करती हूँ। तो बस इतना ही कहूँगी। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।